हेलो स्टूडेंट्स, ये डिसइन्वेस्टमेंट का पार्ट 2 है। इसमें हम पहले बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है और उसके लिए क्या क्या मेथड ऑप्ट किए जा सकते हैं। तो अभी इवोल्यूशन की बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की। और हम देख सकते हैं कि इंडियन इकनॉमी की जहाँ तक बात कर रहे हैं, वहाँ 1991 में इकनॉमी रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि 1991 में देश के हालात काफ़ी ख़राब थे, फिज़िकल क्राइसिस आया हुआ था। तो ऐसे में जब इकनॉमिक रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया तो पब्लिक सेक्टर पर भी मेन फोकस किया गया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर उस समय पर एडिक्वेट रिटर्न्स नहीं दे पा रहा था इन्वेस्टमेंट पे। और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में हमने प्राइवेटाइजेशन की इम्पोर्टेंट को रिकॉग्नाइज़ किया और प्राइवेटाइजेशन पर फोकस करना शुरू किया। और 1991 की पॉलिसी में जब हमने ये प्राइवेटाइजेशन पर फोकस करना शुरू किया तो वहाँ पर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ के प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने जो रूट अपनाया वो डिसइन्वेस्टमेंट का रूट था, जिसमें पब्लिक सेक्टर की इक्विटीज़ को प्राइवेट सेक्टर को सेल ऑफ कर दिया गया। और ये जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है ये किस तरीके से फॉलो हुई 1991 से 92, वो हम बात करते हैं इंतरिम बजट एंड बजट स्पीच 1991-92। इंतरिम बजट स्पीच जो था 1991-92 का, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पॉलिसी अपनाई कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेज़ हैं वहाँ पर 20% तक इक्विटी को वो सेल ऑफ कर सकती है म्यूचुअल फंड्स को या जो अदर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको। उसके बाद फिर रिपोर्ट जो रंगराजन कमेटी की आई डिसइन्वेस्टमेंट पर 1993 में, यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या रिकमेंड किया कि इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो भी परसेंटेज है प्राइवेट सेक्टर को बेची जा सकती है, जो उसको इंक्रीज़ करके 49% तक कर दिया गया उन इंडस्ट्रीज़ में जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिज़र्व थी। और जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिज़र्व थी उनमें कुछ एक्सेप्शंस रखे गए, जहाँ पर 74% तक इस लिमिट को बढ़ाया गया। इसके ठीक विपरीत जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिज़र्व नहीं थी, ऐसी इंडस्ट्री में 100% तक भी जो इक्विटी थी उसको सेल ऑफ किया जा सकता था। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन रिकमेंडेशन 1997-1999। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन जो आया, जिसके चेयरमैन थे जीवी रामाकृष्णा 1996 में। तो इस डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन ने क्या रिकमेंड किया कि जो 58 डिफरेंट PSUs हैं उनमें डिसइन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए और पिछली पॉलिसी से एक ब्रेक लिया जाना चाहिए, जहां पर हम शेयर्स की पब्लिक ऑफरिंग करते थे। कमीशन ने रिकमेंड किया कि शेयर्स की पब्लिक ऑफरिंग के बजाय हमें स्ट्रेटेजिक सेल को अपनाना चाहिए। और फिर बजट स्पीच 1998-1999। 1998-99 में फाइनेंस मिनिस्टर ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे, उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ का जो शेयर है वो 26% तक कम किया जा सकता है और बाकी शेयर को सेल ऑफ किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक एंड नॉन स्ट्रेटेजिक क्लासिफिकेशन 1999 में रंगराजन कमेटी जो 6 साल पहले आई थी, उसकी रिपोर्ट को रिफ्लेक्ट करते हुए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई किया स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक एरियाज़ में। स्ट्रेटेजिक एरियाज़ में गवर्नमेंट ने आर्म्स, एम्यूनिशंस, एटॉमिक एनर्जी, माइनिंग, रेलवे, इन सब को शामिल किया। वहीं जो नॉन स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज़ थी, बाकी सारे सेक्टर्स को उनके अंतर्गत रखा गया। और नॉन स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज़ में गवर्नमेंट के स्टेक को 26% तक कम किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है केस, अलग अलग केस पर कि किस केस में कितना कम किया जाना चाहिए। एड्रेस बाय प्रेसिडेंट टू जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट 2001 फरवरी में प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को एड्रेस करा और वहाँ पर उन्होंने PSUs के प्रति जो अपनी अप्रोच दिखाई, उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो यही थे कि जो वायबल इंटरप्राइजेज़ हैं उनको रिवाइव किया जा सकता है और जिनको रिवाइव नहीं किया जा सकता उन PSUs को क्लोज़ किया जा सकता है। और
उन जो गवर्नमेंट का हिस्सा है नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज़ में स्पेशली, वहाँ 26% तक या और भी कम उसको किया जा सकता है। लेकिन ऐसा सब करते हुए जो है वो वर्कर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा और वर्कर्स को अट्रैक्टिव वॉलंटरी रिटायर स्कीम्स ऑफर की जाएंगी। नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम 2004, नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम 2004 में ऑप्ट किया गया और इसमें क्या गाइडलाइंस रखी गई कि जितना भी प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा वो एक ट्रांसपेरेंट बेसिस पर किया जाएगा और केस बाय केस बेसिस पर किया जाएगा कि कहाँ पर कितने प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है, और जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट जो नवरत्न कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ के रिसोर्सेज को भी कैपिटल मार्केट से रेज़ कर सकती है और हर एक कोशिश की जाएगी कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के सिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रिस्ट्रक्चर किया जा सके, मॉडर्नाइज किया जा सके, और यदि फिर भी कोई लंबे समय से लॉस मेकिंग कंपनी चल रही है तो उसको बेचा जा सकता है, प्राइवेटाइज़ किया जा सकता है। और ऐसा इसलिए इस उम्मीद से किया गया कि कहीं ना कहीं ये स्टेप्स कंपटीशन को इन्हांस करेंगे। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने जो था वो नेशनल इन्वेस्टमेंट फ़ंड को अप्रूव किया, जो 2005 से बनाया जाना था, जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स का सारा पैसा जाना था और 75% तक एनुअल इनकम जो NIF की होगी वो किसके लिए यूज़ की जानी थी, बेसिकली सोशल सेक्टर स्कीम्स के लिए यूज़ की जानी थी, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ जैसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे आते हैं। फिर इसके अलावा 2005 में फाइनेंस मिनिस्टर ने डिसइन्वेस्टमेंट का एक प्रपोज़ल रखा और जो नवरत्न कंपनी भील थी वहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर प्रपोज़ल रखा। हालांकि लेफ़्ट पार्टीज़ के प्रोटेस्ट के बाद इस प्रपोज़ल को ड्रॉप कर दिया गया। प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें और मेथडोलॉजीज़ जो ऑप्ट की गई उनकी बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट के लिए दो ही मेथड्स को ज़्यादा अपनाया है। पहला कि जो पब्लिक सेक्टर के शेयर्स थे उनको सेल कर दिया गया पब्लिक ऑफरिंग में, दूसरा स्ट्रेटेजिक सेल का मेथड अपनाया गया और पहला मेथड जो है वो 1991-92 से लेकर 1998-99 तक अपनाया गया। उसके बाद स्ट्रेटेजिक सेल पर ज़्यादा फोकस किया गया। 1991-92 की यदि हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ने वहाँ पर जो शेयर्स थे वो बंडल्स में ऑफ़र किए और बंडल्स में ऑफ़र करने का कोई एक नुकसान जो हमें यहाँ पर अहम देखने को मिला कि बंडल्स में शेयर्स का जो एवरेज प्राइस आया वो काफ़ी लो रहा और उसके बाद 1992-93 में बंडलिंग ऑफ शेयर्स के कारण जो शेयर्स बेचे गए हर एक कंपनी के उनको ऑक्शन मेथड से भी बेचा गया। 1994-95 में NRI और दूसरे पर्सन्स को भी अलाउ किया गया कि वो ऑक्शंस में इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1999 से लेकर आप बात करें 2004 तक की तो इसी तरह के मेथड्स ऑप्ट किए गए, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने शिफ्ट किया डिसइन्वेस्टमेंट के मेथड को और स्ट्रेटेजिक सेल का मेथड ऑप्ट किया और PSUs को प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ को दिया गया स्ट्रेटेजिक सेल के थ्रू और गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक सेल बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर ऑप्ट किया, जैसे MFIL या जो इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, मारुति उद्योग लिमिटेड एट्सेट्रा, इन सब में स्ट्रेटेजिक सेल के थ्रू आगे डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया। लेकिन यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम आई, जो रियलाइजेशन हुआ डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स का, वो जो टारगेट रखा था उससे काफ़ी कम रहा। अ क्रिटिक ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, प्रॉब्लम क्या रही, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, अंडर एलिवेशन ऑफ एसेट्स, कि जितने भी एसेट्स थे वो अंडर वैल्यू किए गए, यानी कि उनसे हमने बहुत ही कम प्रोसीड्स हम इकट्ठा कर पाए डिसइन्वेस्टमेंट से, जो कि हमारा टारगेट था वो काफ़ी हाई था। और इसका एक कारण शुरू में तो बंडल्स ऑफ शेयर्स को ऑफ़र करना रहा, जहाँ पर हमने देखा कि भाई जो बंडल्स ऑफ शेयर थे उनमें प्राइजेस काफ़ी लो रखे गए
और एवरेज प्राइस काफ़ी लो रहा, तो अंडर वैल्यूएशन के कारण जो प्रोसीड्स था डिसइन्वेस्टमेंट का वो भी काफ़ी लो रहा। फिर 1998-99 में जो कैश रिच PSUs थे जैसे ONGC, गेल, IOC, उनको भी फोर्स किया गया कि वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के शेयर बाय करें, और उनका जो एक्स्ट्रा पैसा था वो कहीं ना कहीं इन शेयर्स को बाय करने में गया, या गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट को। सभी ईयर्स में जो डिसइन्वेस्टमेंट से रियलाइजेशन था वो काफ़ी कम रहा टारगेट से, और मेन रीजंस उसके लिए क्या है कि डिसइन्वेस्टमेंट को अनप्लान्ड तरीके से शुरू किया गया, और गवर्नमेंट ने जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम शुरू किया था उसके लिए किसी तरह की रिक्वायर्ड जो कंडीशंस थी वो कंप्लीट नहीं की, जैसे कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट नहीं किया गया। इन सब के कारण जो कैपिटल मार्केट और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के बीच लिंकेज होना चाहिए था वो नहीं देखने को मिला, जिसके कारण पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के जो शेयर्स थे उनको कम प्राइस ऑफर किया गया। गवर्नमेंट ने सुटेबल मेथड्स ऑप्ट नहीं किए डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जो किए जाने चाहिए थे, और इसी के साथ जो टेक्निक्स और मेथड्स थे उनसे जो प्रिवेल कर रहे थे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करने के लिए, उनसे जो हमें प्रोसीड्स मिला काफ़ी कम मिला, और अंडर प्राइजिंग इसका मेन कारण रहा, जिससे गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लॉस का सामना करना पड़ा। कैग के रिपोर्ट्स में भी इस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि अंडर वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं PSUs में रहे। तो मेन फाइंडिंग्स जो कैग की थी वो उसमें पहला पॉइंट यही था वैल्यूएशन का, कि जो शेयर्स थे उनको प्रॉपरली वैल्यू नहीं किया गया, और इसके अलावा यदि असेट वैल्यूएशन की मेथडोलॉजी को आप देखते हैं तो वहाँ पर टाउनशिप, हाउसिंग, प्लांट, मशीनरी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी जिसको या तो वैल्यू ही नहीं किया गया या अंडर वैल्यू किया गया और इग्नोर किया गया, जिसके कारण PSUs में हमें लोअर रिजर्व प्राइस देखने को मिले। दूसरा, इन सफिशिएंट कंपटीशन, कि जो फाइनल स्टेज पर जहाँ सेल ऑफ किए जा रहे थे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के शेयर्स, वहाँ पर जो फाइनेंशियल बिड्स थी वो केवल एक पार्टी ने ही ऑफ़र की, तो ऐसे में कोई कंपटीशन देखने को नहीं मिला। जिस कंपनी ने फाइनेंशियल बिड ऑफ़र की उसी को जो स्टेक था वो दे दिया गया, चाहे वो प्राइजेस लोअर हों। द शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, और जो एडवर्स रहा गवर्नमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर वाला जो मेथड अपनाया गवर्नमेंट ने, वो भी कहीं ना कहीं एडवर्स रहा, क्योंकि इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर को राइट दिया गया था कि वो बैलेंस इक्विटी को जो प्राइवेटाइज PSU है परचेज कर सकता है, और इसको हम कॉल एंड पुट ऑप्शन कह रहे हैं। इसके तहत जो कंपनीज थी उन्होंने गवर्नमेंट से एक लिमिटेड सम देकर इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए जो शेयर्स थे उनको ख़रीद लिया, और उन शेयर्स को ख़रीदने के लिए एडहॉक वैल्यूएशन किया गया जो मार्केट वैल्यू से काफ़ी कम था शेयर्स के। पोस्ट क्लियरिंग एडजस्टमेंट क्लोज, इसी के साथ साथ ये जो 4 अनलिस्टेड कंपनीज दिखाई गई हैं, MFIL, बाल्को, HTL, PPL, यहाँ पर ओपन एंडेड एग्रीमेंट किया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत थी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो किसी भी तरह का क्लेम यहाँ पर कर सकता है जब तक उसको शेयर्स हैंड ओवर नहीं किए गए, या डेट ऑफ परचेज ऑफ जो शेयर्स है उसकी और लास्ट ऑडिटेड जो बैलेंस शीट है उन डेट के बीच में यदि किसी तरीके के करंट एसेट्स में डिप्लीशन देखने को मिल रहा है तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर उसके लिए क्लेम कर सकता है। और ये जो 4 अनलिस्टेड कंपनीज़ हैं इनके ऑक्शन में ये देखा गया कि इस तरह के क्लेम्स बहुत ज़्यादा किए गए, जिसके कारण गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पैसा इन के जो नुकसान था, जो करंट एसेट्स की डिप्लीशन था, उनकी भरपाई में चला गया।
फिर बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ मनी फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम 1991-92 में शुरू किया था, इससे जो पैसा आया उसको गवर्नमेंट ने नेशनल रिन्यूअल फंड के लिए यूज़ करना था, जो कि वर्कर्स को अलग अलग स्कीम में असिस्ट करने के लिए था, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को। 1997 की यदि हम बात करें, वहाँ भी डिसइन्वेस्टमेंट जब कमीशन आया था जीवी रामाकृष्णा के अध्यक्षता में, तो वहाँ भी 4 पर्पस बताए गए थे कि गवर्नमेंट जो इस फंड का यूज़ करेगी वो पब्लिक डेब्ट को रिटायर करने के लिए करेगी, पीएसयूज़ को रिस्ट्रक्चर करने के लिए करेगी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए करेगी, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स के लिए करेगी। तो इस तरीके के सेंटिमेंट्स को लगातार एक्सप्रेस किया गया बहुत सारे सालों तक, लेकिन जो एक्चुअल रियलाइजेशन आप देखते हैं तो एक्चुअलिटी में गवर्नमेंट ने जितने भी डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसीड था, उस सारे को कहीं ना कहीं यूज़ किया किस चीज़ के लिए, फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए, जो कि आईएमएफ के स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा था। तो ये जो फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने डिसइन्वेस्टमेंट के पैसे को यूज़ किया, उससे बेसिकली कहीं ना कहीं करंट कंजम्पशन नीड्स को पूरा किया गया। और ये जो वैल्यूएबल पब्लिक एसेट्स थे, कहीं ना कहीं उनके नुकसान के तौर पर किया गया। ये तो ठीक वैसा ही हुआ कि आप परिवार के गोल्ड और सिल्वर को एक अच्छी लग्जीरियस लाइफस्टाइल को जीने के लिए यदि बेच देते हैं, तो पीएसयूज़ को प्राइवेटाइज करने से भी इसी तरीके का एक नुकसान हुआ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपने उन प्रॉफिट जनरेटिंग पीएसयूज़ को खो दिया, और ये गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं शॉर्ट साइटेडनेस का नतीजा था। इसके अलावा और बहुत सारे क्रिटिसिज्म प्राइवेट सेक्टर के लिए भी देखने को मिलती हैं। ये कहना कि प्राइवेट सेक्टर अपने आप में गैप फिलअप कर देगा, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में पाई जाती हैं जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर एसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर सकता, चाहे वहाँ पर ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत हो, चाहे वहाँ पर लो प्रॉफिट्स की ज़रूरत हो सोशल वेलफेयर को देखते हुए। तो प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता, और मार्केट में जो गैप है उसको फिल नहीं कर सकता। दूसरा कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट में रिजल्ट करता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर देखने को मिलता है कॉरपोरेट सेक्टर से लेबर रिफॉर्म्स को लेकर, और वो चाहें जब वर्कर को हायर कर सकते हैं, जब चाहें वर्कर को निकाल सकते हैं। और इससे जो एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो है वो ऑब्वियसली चिंताजनक देखने को मिलता है, और वहाँ पर किसी तरह के कोई सेफ्टी नेट भी नहीं अपनाए जाते। इन जो वर्कर्स हैं इनको हटाने के लिए किसी तरह के उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स ऑफ़र नहीं की जाती। अगर ऑफ़र भी की जाती हैं तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में को सॉल्व करने के लिए अपने आप में कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप में एक बड़ा कारण बनता है कहीं ना कहीं सोशल कॉस्ट्स का, और बहुत सारी फॉर्म में, जैसे वायलेंस इंक्रीज़ करता है, क्राइम्स को इंक्रीज़ करता है, सोशल पॉलिटिकल अनरेस्ट को इंक्रीज़ करता है। तो ऐसे में प्राइवेटाइजेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे ओवरऑल देखने को मिलता है। फिर हम बात करें कि पीएसयूज़ को जब हम प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि भाई मोनोपोली ख़त्म कर देंगे, लेकिन मोनोपोली ख़त्म नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफ़र होती है। पब्लिक सेक्टर मोनोपोली प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली में कन्वर्ट हो जाती है, और इसका जो लॉस है कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को ही भुगतना पड़ता है। और पब्लिक यूटिलिटीज़ के प्राइवेटाइज हो जाने के कारण कहीं ना कहीं जो एक एक्सप्लॉइटेशन है वो कंज्यूमर को फेस करना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं कि ये माना गया प्राइवेटाइजेशन से कि जो करप्शन है उसको एंड अप करने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन से करप्शन को ख़त्म करने में मदद नहीं मिलती। अगर गवर्नमेंट करप्ट है तो प्राइवेटाइजेशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। इसी के साथ ये माना जाता है कि प्राइवेटाइजेशन से परफॉर्मेंस बेटर होगी, लेकिन किसी तरह का कोई हम पॉजिटिव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते ऑनरशिप और परफॉर्मेंस के बीच। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन के बावजूद भी जो यूनिट्स हैं वो बेटर परफॉर्म ना कर पाए।